हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मिडिल ईयर, जो दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन था, एक था इम्पिडेंस मैचिंग और दूसरा था एटेन्युएशन रिफ्लेक्स। तो इसमें से हम लोग इम्पिडेंस मैचिंग अभी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इम्पिडेंस मैचिंग क्या कहते हैं, इम्पिडेंस मैचिंग होता क्या है और कैसे होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इम्पिडेंस मैचिंग से पहले आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि इम्पिडेंस होता क्या है। तो वो चीज़ अभी हम लोग पहले देखते हैं इस वीडियो के थ्रू। All the boundaries of the middle ear. Let's enumerate the functions of the middle ear cavity. The primary function of the middle ear is to offset the decrease in the acoustic energy that would occur if the low impedance ear canal air directly contacted the high impedance cochlear fluid. So when the sound waves are transferred from low impedance medium, that is air, to the high impedance medium, example that is water, a considerable amount of energy is reflected and fails to enter the liquid. So if there is no middle ear where present, only 0.1% of the acoustic wave energy travel through the air would enter the fluid of the cochlea and 99.9% would be reflected. So that is the chief function of the middle ear cavity. And the middle ear also able to dampen the sound conduction substantially when faced with a very loud sound by noise induced reflex contraction of the middle ear muscles. So these are the two important functions. तो यहाँ पे इम्पिडेंस से रिलेटेड यही बात बतानी थी सबसे पहले। 1 मिनट। कि जैसे मान लेते हैं हमारा ये है एक्सटर्नल ईयर। ओके, एक्सटर्नल ईयर है, ईयर कैनाल है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनम है। इसके बाद आता है हमारा टिम्पैनिक कैविटी या फिर मिडिल ईयर। ये यहाँ पे 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज़। उसके बाद फिर ये हमारा ओवल विंडो है और ओवल विंडो से होकर के फिर हमारा कॉक्लिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है और हमारा मिडिल ईयर है, ये दोनों जो होता है ये एयर फिल्ड होता है। ठीक है, एयर फिल्ड। और जो हमारा इनर ईयर होता है ये होता है फ्लूइड फिल्ड। तो अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखा उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अगर ये बीकर है मान लो, और इस बीकर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और बाहर से साउंड इम्पल्सेस हम डाल रहे हैं, तो साउंड इम्पल्सेस इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पानी है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड है, ये क्या था, ये एयर है, ये फ्लूइड है, तो एयर से वाटर वाले मीडियम में जा रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 90 to 99% साउंड वाइब्रेशंस जो होंगे वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे। ठीक है, वापस से एयर में ही चले जाएंगे। तो बस अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर 10% तक आवाज़ ही पानी में आ पाएगी। यही चीज़ होता है हमारे कान में भी। हमारे कान में जो एक्सटर्नल ईयर है और जो मिडिल ईयर है, ये दोनों तो एयर से भरा हुआ है, और जो हमारा इनर ईयर है उसमें इंडोलिम्फ, पेरीलिम्फ, ये सारे फ्लूइड भरे हुए हैं। ठीक है, तो जब साउंड वाइब्रेशंस एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर की ओर जाता है, तो क्या होता है, क्योंकि एयर से वाटर की तरफ जा रहा है, फ्लूइड वाले मीडियम की तरफ जा रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली टेंडेंसी होती है ये कि 90 से 99% साउंड वाइब्रेशंस जो हैं वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएँ। तो बस 1 से 10% तक ही अंदर जाएंगे, तो हमें बहुत ही कम सुनाई देगा। इसी के कारण क्या होता है, हमारा जो मिडिल ईयर होता है उसमें ऑसिकुलर सिस्टम्स होते हैं, मतलब ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि साउंड वाइब्रेशंस को क्या करते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। मतलब कि 90 to 99% तो वापस जाना ही है, तो क्यों ना हम यहाँ पे साउंड को इतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर दें, इतना ज़्यादा तेज़ कर दें कि अगर उसका 1 से 10% भी निकाला जाए तो वो नॉर्मल आवाज़ के ही बराबर हो। ठीक है, यही हमारा सिस्टम जो है, इसको हम लोग इम्पिडेंस मैचिंग कहते हैं। मतलब जो एक्सटर्नल ईयर, बाहर में जो एक्सटर्नल सोर्स की जो आवाज़ है वो इंटरनल ईयर में जो आवाज़ जाएगी, वो दोनों को मैच करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इम्पिडेंस मिसमैचिंग के बारे में हम लोगों ने कहा। तो इम्पिडेंस मिसमैचिंग यही था कि जब एयर से हम लोग फ्लूइड की ओर जा रहे थे, तो 90 to 99% साउंड वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहे थे एयर वाले मीडियम में, और फ्लूइड वाले मीडियम में बस 1 से 10% साउंड वाइब्रेशंस ही जा रहे थे, तो फिर हमें इफेक्टिवली सुनाई नहीं दे रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पिडेंस मैचिंग बाय द ऑसिक्यूलर सिस्टम। The amplitude of the movement of the stapes face played with each sound vibration is only 1/3 as much as the amplitude of the handle of the malleolus, of the malleus. ये जो malleus bone है,
इसके वाइब्रेशन का सिर्फ 3/4 वाइब्रेशन ही होता है स्टेपीज़ का। हम लोगों ने देखा था कि मैलियस और स्टेपीज़ आपस में इंटरकनेक्ट, मैलियस है, इंकस है, स्टेपीज़ है ना। तो मैलियस जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है तो मैलियस वाइब्रेट करता है। इसके वाइब्रेशन का 3/4 मतलब 75% ही स्टेपीज़ वाइब्रेट कर पाता है, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे एनर्जी कम होती जा रही है, ये चीज़ हमको नज़र आ रहा है। देयरफॉर द ऑसिक्यूलर, अब हम लोग ऑसिक्यूलर लिवर सिस्टम, ये वाला जो लाइन है ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसको अपने वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में हमसे ऑसिक्यूलर सिस्टम से पे ऑसिक्यूलर लिवर सिस्टम या फिर इम्पिडेंस पे शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं लिखना ऑसिक्यूलर, 1 मिनट, साथ में लिखिएगा इम्पिडेंस मैचिंग। अब देखिए, ये जो इम्पिडेंस मैचिंग होती है ये 2 तरीके से होती है, ठीक है। जो गाइटन में लिखा है वो चीज़ भी हम समझेंगे, लेकिन पहले अपनी साधारण भाषा में समझ लेते हैं। ये 2 तरीके से इम्पिडेंस मैचिंग हमारा मिडिल ईयर करता है। सबसे पहले करता क्या है, ये करता है लीवर एक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल्स। हम लोगों ने फल्क्रम ये सब के बारे में डिस्कस किया था कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फल्क्रम की तरह काम करता है मिडिल ईयर में, ठीक है। तो लिवर एक्शन ऑफ ऑसिकल्स इस, और दूसरा क्या है, दूसरा है हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। साथ में लिखिएगा ताकि आपको समझ में भी आए। ये 2 मैकेनिज़म्स हैं जिनकी मदद से हमारा इम्पिडेंस मैचिंग का फिनोमेनन होता है। हम दोनों को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस बारे में चिंता बिल्कुल भी ना करें। चलिए, लिवर एक्शन ऑफ ऑसिकल्स होता क्या है। तो अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी कि हैंडल ऑफ मैलियस जो हमारा बोन है जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो हैंडल ऑफ मैलियस इज 1.3 टाइम्स longer than the long process of incus, ओके। इसके कारण होता क्या है कि दिस क्रिएट्स अ लीवरेज एक्शन। लीवरेज एक्शन का मतलब समझ रहे हो, चलिए बताएंगे। लीवरेज एक्शन का मतलब ये हुआ कि मतलब एडवांटेज है जो कि मिल रही है हमको। इसके कारण क्या होगा, इट एम्प्लीफाइज द फोर्स ऑफ साउंड, बाई 1.3 टाइम्स। मतलब साउंड की अल्टीमेटली क्या हो रही है, एम्प्लीफिकेशन हो रही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि द हैंडल ऑफ मैलियस इज़ 1.3 टाइम्स लॉन्गर देन द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस। ये है मैलियस का हैंडल, ठीक है, और ये मैलियस का हैंडल है ये वाला, और ये क्या है, ये है इंकस का लॉन्ग प्रोसेस। अगर दोनों की लेंथ में डिफरेंस देखें, ये है 1.3 सेंटीमीटर का डिफरेंस। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं कि छोटे हथौरे से मारना, मतलब छोटे डंटल वाले हथौरे से मारना कील ठोकने के लिए ज़्यादा आसान है या फिर लंबे डंटल वाले हथौरे से मारना। ऑफ कोर्स लंबे डंटल वाले हथौरे से मारना वो ज़्यादा आसानी से हम इसको मार सकते हैं कि नहीं। तो वही काम होता है यहाँ पे मैलियस का, क्योंकि हैंडल जो है 1.3 सेंटीमीटर्स लंबा है इंकस के कंपैरिजन में। तो जब मैलियस थप करेगा इंकस को तो ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा। कितना फोर्स जनरेट होगा, 1.3 टाइम्स ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। पहली तो ये ऑसिक्यूलर सिस्टम के फ़ायदे की बात हो गई। अब हम लोग दूसरे फ़ायदे को जो देखते हैं वो है हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या कहता है कि हमको पता है कि मिडिल ईयर में एक तरफ क्या है हमारा, ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और दूसरी तरफ क्या है, ये ओवल विंडो है जिसमें कि स्टेपीज़ का फुट प्रोसेस अटैच्ड है। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है इसका एरिया, इफेक्टिव एरिया जो होता है वो होता है 55 मीटर स्क्वायर, ओके। और ये जो स्टेपीज़ होता है, टिम्पैनम जो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसका इफेक्टिव एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में होता है, तो 55 मिलीमीटर्स स्क्वायर। और ये जो स्टेपीज़ होता है इसका इफेक्टिव एरिया होता है 3.2 मिलीमीटर्स स्क्वायर।
तो हम लोगों ने जैसा कि 11th-12th में भी देखा था कि हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, जिसमें से कि कार ये सबको धोया जाता है कि नहीं। एक एरिया बहुत बड़ा होता है, एक एरिया बहुत छोटा होता है, तो दोनों तरफ के हम लोग प्रेशर को बैलेंस करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है उस हिसाब से, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू ये काम कर रहा है। अगर दोनों के एरिया का हम अगर रेशियो निकाले, एरिया ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज टू एरिया ऑफ ओवल विंडो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55:3.2 और इसकी वैल्यू आती है 17। मतलब क्या कि 17 टाइम्स हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब साउंड एम्पलीफाई हो रहा है इस हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कारण। 17 टाइम्स साउंड एम्पलीफाई हो रहा है। ओके और ये जो मैलियस का हैंडल बड़ा था, इसके कारण 1.3 टाइम्स साउंड हमारा एम्पलीफाई हो रहा है। तो ओवरऑल एम्पलीफिकेशन यदि हम देखेंगे, अगर हम ओवरऑल एम्पलीफिकेशन की बात करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1.3 इंटू 17, तो ये आता है 22 टाइम्स। मतलब ये कि हमारा जो मिडिल ईयर में ईयर ऑसिकल प्रेजेंट है प्लस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, इन दोनों की मदद से हमारा जो साउंड है, हमको तो पता ही था कि ये एम्पलीफाई होता है, लेकिन कितना गुना एम्पलीफाई होता है, 22 गुना एम्पलीफाई होता है, 22 टाइम्स एम्पलीफाई होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसी को हम किताबी भाषा में समझते हैं। अगर इम्पिडेंस मैचिंग पे सवाल आएगा तो ये दोनों हेडिंग्स में हमें लिखना होगा ये। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, the amplitude of movement of the stepes face plate with each sound vibration is only 3/4 as much as the amplitude of the handle of the malleus। मतलब मैलियस से अगर हम स्टेपीज की तरफ जाएंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो घट रहा है 75%, मतलब 25% घट गया। अब देखते हैं, therefore the ossicular lever system does not increase the movement distance of the stepes as is commonly believed। चलिए ये लाइन उतना थोड़ा सा पेचीदा है, इसको समझने से ज़्यादा बढ़िया क्या है कि यही जो लिवर एक्शन मैंने कहा ऑसिकल्स का, ये हम एग्जाम में लिखेंगे तो ज़्यादा सीधा साधा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड द सिस्टम एक्चुअली रिड्यूसेस द डिस्टेंस बट इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ मूवमेंट अबाउट 1.3 टाइम्स। अब देखिए, और दूसरा हम लोग एक्शन पढ़ रहे हैं क्या, हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। इन एडिशन, the surface area of the tympanic membrane is about 55 millimeters square, whereas the surface area of the stapes averages 3.2 millimeters square. This 17-fold difference times the one, मतलब इस 17 को इससे ये एरिया से क्या जनरेट हुआ, 17 टाइम्स एम्पलीफिकेशन हो, ऊपर वाले से लिवरेज सिस्टम से 1.3 टाइम्स एम्पलीफिकेशन हो, दोनों को गुना कर दिए तो कितना आया, 22 टाइम्स एज मच एज द टोटल फोर्स टू बी एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड ऑफ द कॉक्लिया एज इज एक्सर्टेड बाय द साउंड वेव्स अगेंस्ट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मतलब जो साउंड वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक्सर्ट करते हैं फोर्स, ठीक है, जो भी मान लो एफ एक्सर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए 1.3 टाइम्स हो गया और इसके कारण मतलब इस एरिया डिफरेंस के कारण 17 गुना हो गया। तो ओवरऑल कॉक्लिया पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दैट इज़ 22F। अगर इधर F जनरेट हो रहा है तो इधर 22F जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से 22 टाइम्स हमारा साउंड वेव जो है वो एम्पलीफाई हो गया हमारे ऑसिक्युलर सिस्टम में इम्पिडेंस मैचिंग के थ्रू। अब यहाँ पे वही इम्पिडेंस मैचिंग है क्या, उस चीज़ के बारे में बताया गया है कि बिकॉज फ्लूइड हैज़ अ ग्रेटर इनर्शिया देन एयर डज। हम लोगों ने वो बीकर वाला जो वीडियो देखा था उसमें देखा था कि फ्लूइड का इनर्शिया ज़्यादा होता है एयर के कंपैरिजन में। इंक्रीज्ड अमाउंट्स ऑफ फोर्स आर नेसेसरी टू कॉज वाइब्रेशन इन द फ्लूइड। इसीलिए ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत होता है फ्लूइड में वाइब्रेशन तरंग लाने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा इनर्शिया में है इन कंपैरिजन टू एयर। Therefore, the tympanic membrane and ossicular system provide impedance matching between the sound waves in air and sound vibrations in the fluid of the cochlea। इसीलिए tympanic membrane और ossicular system, ये जो दो systems के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, leverage system and then the tympanic membrane वाला hydraulic action, इन दोनों के थ्रू क्या होता है, बहुत ज़्यादा 22 गुना फोर्स जनरेट हो जाता है और ये फोर्स जो है ये नेसेसरी है ताकि ये तरंग ला सके इन फ्लूइड में। Indeed, the impedance matching is about 50 to 75% of the perfect for sound frequencies between 300 to 3000 cycles per second, which allows utilization of most of the energy in the incoming sound waves। और ये जो impedance matching की phenomenon है, ये इसकी efficiency कितनी होती है, तो 50 to 75% होती है, ठीक है।
और ये ज़रूरी है ताकि हम, क्योंकि हमको पता है कि फ्लूइड से एयर में जाएगा तो 90 to 99% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, तो हमको एनफ फोर्स या एनर्जी चाहिए और ये इम्पिडेंस मैचिंग के थ्रू ही जनरेट होगी। अब क्या है, अगर मान लो कि हमारा ऑसिकुलर सिस्टम नहीं काम कर रहा है या फिर इम्पिडेंस मैचिंग की फिनोमेनन नहीं हो रही है, तब क्या होगा वो देख लेते हैं। तो in the absence of ossicular system and tympanic membrane, sound waves can still directly through the air of the middle ear and travel directly through the air of the middle ear and enter the cochlea। अगर मान लो इम्पिडेंस सिस्टम नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर भी मान लो कुछ नहीं है, सिंपली एक्सटर्नल ईयर की ही तरह है, फिर डायरेक्टली कॉक्लिया में चला गया, तो ये भी हो सकता है कि एयर से डायरेक्टली फ्लूइड मीडियम में चला गया, ठीक है। हाउएवर द सेंसिटिविटी फॉर हियरिंग इज देन 50 to 20 डेसिबल्स लेस देन फॉर द ऑस्कुलर ट्रांसमिशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, साउंड की जो इंटेंसिटी है या फिर लाउडनेस है ये 50 से 20 डेसिबल जो है ये घट जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमको कम साउंड सुनाई देगा अगर हमारा ऑसिकुलर सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं है, इक्विवेलेंट टू अ डिक्रीज फ्रॉम अ मीडियम टू अ बेयरली परसिपिटेबल वॉइस लेवल। और ये जो डिफरेंस देखने को मिला, मतलब 50 से 20 डेसिबल की लाउडनेस घट गई, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि अगर हम अभी मीडियम आवाज़ में बात कर रहे हैं, यहाँ से घट करके मेरा वॉइस जो है अगर मान लो फुसफुसाहट से भी कम हो जाए, मतलब सुनाई ही ना दे, तो ये जो डिफरेंस होगा साउंड का, अभी जो सुनाई दे रहा है और हम चुप हो गए अभी, तो ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस देखने को मिलेगा हमारे ऑसिकुलर सिस्टम के एब्सेंस में, जब 15 से 20 डेसिबल की लाउडनेस घट जाएगी। तो ओवरऑल अगर हमें इम्पिडेंस मैचिंग के बारे में पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि पहली बात कि इम्पिडेंस मैचिंग हमारे ऑसिकुलर सिस्टम के थ्रू होती है, और हम ये जो टेबल है इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और एक्सप्लेन कर देंगे, तो दिस विल बी आवर परफेक्ट आंसर। अब हम इसके अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं, दैट इज़ एटेन्युएशन रिफ्लेक्स।